आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े मिशन की, अपनी पूरी एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी के लिए तैयार करने की। ये एक बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस मिशन है जो करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य को एक नई दिशा देगा। तो चलिए समझते हैं कि ये क्रांति आखिर है क्या और इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की ये बात कितनी गहरी है, ये हमें याद दिलाती है कि एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर जो हुनर छिपा है उसे बाहर निकालना है। और यही वो महान लक्ष्य है जिसे भारत की नई शिक्षा नीति हासिल करना चाहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1.4 अरब लोगों का देश, इतना बड़ा देश, ये लक्ष्य हासिल करेगा कैसे? इतनी विविधता वाले देश के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हर बच्चे तक पहुंचे और उसकी काबिलियत को निखारे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बुनियादी कानून से, जिसका पहला कदम था हर बच्चे को क्लासरूम तक पहुंचाना। तो साल 2009 में आया राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हम आरटीए एक्ट भी कहते हैं। और ये वाकई एक हिस्टोरिकल स्टेप था। इसने कानूनी तौर पर यह वादा किया कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा मिलेगी, फिर चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। और ये कानून कितना कामयाब रहा, ये आंकड़ा देखिए। 98.3% 2020 तक लगभग इतने बच्चे स्कूल में दाखिला ले चुके थे। ये एक ज़बरदस्त कामयाबी थी। तो बच्चे स्कूल तो पहुंच गए, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या स्कूल में नाम लिखवाना ही शिक्षा है? क्या क्लास में बैठना और सच में कुछ सीखना एक ही बात है? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। चलिए अब उन मुश्किलों को देखते हैं जो इन शानदार आंकड़ों के पीछे छिपी हुई थीं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बच्चे क्लास में तो मौजूद थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं सीख पा रहे थे जो उन्हें अपने ग्रेड लेवल पर आनी चाहिए थीं। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी खुद बयां कर देता है। एक तरफ देखिए, स्कूल में एनरोलमेंट का आंकड़ा तो आसमान छू रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे एक आसान सा वाक्य पढ़ सकते हैं, उनका आंकड़ा बहुत नीचे है। एसर की रिपोर्ट ने ये साफ किया कि गांव में बहुत से बच्चे बेसिक रीडिंग राइटिंग में भी स्ट्रगल कर रहे थे। अब देखिए, जब सीखने में कमी होगी तो इसका असर कहीं और भी दिखेगा, और वो था स्किल मिसमैच। इसका मतलब ये है कि स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा था और असल में नौकरी के बाजार को जिन स्किल्स की जरूरत थी, उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी। तो इस स्किल मिसमैच वाली खाई को भरने के लिए एक खास तरह की पढ़ाई पर फोकस किया गया, और वो समाधान था वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी वीईटी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सामान्य शिक्षा से थोड़ा अलग है। जहाँ जनरल एजुकेशन में थ्योरी और किताबों पर जोर होता है, वहीं वोकेशनल एजुकेशन का पूरा फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स और स्टूडेंट्स को सीधे नौकरी के लिए तैयार करने पर होता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस हवा में बातें हैं, रिसर्च भी यही कहती है। ये टेबल साफ दिखाता है कि जिन स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है, उन्हें नौकरी मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। जाहिर है, कंपनियां भी उन्हें ही पसंद करेंगी जिनके पास पहले से प्रैक्टिकल हुनर हो। अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, वो ब्लूप्रिंट जो इन सारी समस्याओं को एक साथ हल करने के लिए बनाया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी NEP 2020। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं था। पूरे 34 साल बाद भारत की शिक्षा नीति में इतना बड़ा बदलाव हो रहा था। इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था स्कूल के स्ट्रक्चर में ही। पुराना 10+2 सिस्टम गया और उसकी जगह आया 5+3+3+4 सिस्टम। और इसकी सबसे रेवोल्यूशनरी बात थी 3 साल की उम्र से ही बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ना, ताकि खेल खेल में उनकी नींव मजबूत हो सके। और भी बहुत कुछ था इसमें, जैसे कि क्लास 5 तक बच्चों को उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा। क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप शुरू की जाएगी, ताकि वो स्किल गैप भर सकें। रिपोर्ट कार्ड अब सिर्फ नंबरों का खेल नहीं रहेगा, परख जैसे असेसमेंट से बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाएगा। और हाँ, साइंस और आर्ट्स के बीच की दीवारें तोड़ दी गईं, ताकि स्टूडेंट्स अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुन सकें। बात सिर्फ स्कूलों तक नहीं रुकी, हायर एजुकेशन में भी बहुत बड़े बदलाव लाए गए। अब तक UGC, AICT जैसे कई अलग अलग रेगुलेटर्स थे। NEP ने इन सब की जगह एक सिंगल रेगुलेटर का प्रस्ताव रखा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी HECI।
तो HECI के अंदर ही 4 अलग-अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज होंगी। एक नियम बनाएगी, एक कॉलेजों को मान्यता देगी, एक स्टैंडर्ड तय करेगी और एक फंडिंग का काम देखेगी। मतलब पूरे सिस्टम को आसान और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े बदलाव करने हैं तो पैसा भी तो लगेगा, और इसके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया गया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा पर देश के GDP का 6% खर्च करेंगी। तो एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट तैयार था, लेकिन प्लान बनाना एक बात होती है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल अलग। अब देखते हैं कि इस रास्ते में असल में क्या चुनौतियां हैं। अब इस रास्ते में मुश्किलें भी कम नहीं हैं। सबसे पहली, सारे राज्यों को एक साथ लाना। दूसरी, GDP का 6% खर्च करने का वो बड़ा लक्ष्य हासिल करना। इसके अलावा लाखों टीचर्स को नए करिकुलम के हिसाब से ट्रेन करना और देश के कोने-कोने तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना, ये सब भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के पास भविष्य की शिक्षा के लिए एक नया और एक बहुत मजबूत खाका तैयार है। पर असली सवाल तो वही है, क्या ये खाका सिर्फ कागज पर रहेगा या हकीकत भी बनेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।